बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर, आज आपका फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, वेक्टर्स का। अब वेक्टर से पहले आपको बताते चलूँ कि आपके पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, एक आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी आपके पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वो क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन लाजमी होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज़। मीन जो आपके पास जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़, और जो आपके पास डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ है वो आपके पास क्या कहलाती है, वेक्टर्स कहलाती है। जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज, उसमें आपके पास मैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ आ जाती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क, एक्सेट्रा। इसी तरह जो आपके पास डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ है, इनमें आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये आपके पास वो क्वांटिटीज़ है जिनको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप डायरेक्शन लाजमी बताते हो। नेक्स्ट है आपके पास कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है, उसको अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप एरो का साइन यूज़ करते हो या आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी वेक्टर है ओ पी, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ओ पी वेक्टर, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन ऊपर डाल देते हो। या इसकी एक और नोटेशन ये भी है कि आप इनको हमेशा बोल्ड कलर से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप इसको आप रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर ए से, तो जब इसको आप लिखोगे तो इसको थोड़ा बोल्ड कलर में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको आप नाम दोगे किसका, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए है तो इसके लिए आप इसके ऊपर भी एरो का साइन डाल सकते हैं, और इसको आप इसके नीचे भी एरो का साइन लिख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ोगे क्या, वेक्टर ए। ठीक है, तो आपके पास ओ पी भी एक आपके पास वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट है, इसको आप ओ पी वेक्टर, ठीक है, या इसको आप ए का नाम देते हो तो इसको आप ए वेक्टर कहोगे। तो इसके लिए आपने एरो का साइन, ठीक है, ए के ऊपर या एरो का साइन ए के नीचे भी लगा सकते हो, तो इसको आप पढ़ोगे वेक्टर ए। अब जो आपके पास ये वेक्टर है ओ पी, एक वेक्टर है जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इसमें इसके दो पॉइंट है, एक इसका ये इनिशियल पॉइंट ओ, और जो इसका एंड पॉइंट है उसको आप नाम दोगे किसका, टर्मिनल पॉइंट का। तो ये जो आपके पास ओ पी वेक्टर है, पी इसका इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, और जो पी है इस वेक्टर का क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट है कि मैथमेटिकली आप किसी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो ग्राफिकली तो इसको आप एरो का साइन डालते हो। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है तो आपके पास जो वेक्टर ए है, यह आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, मीन जो आपके पास वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ में ज़रूरत पड़ती है उसकी डायरेक्शन की, तो इसको आप मैथमेटिकली क्या लिखोगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ इनटू क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या चीज़ होती है। तो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आपके पास आता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड या इसका दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, या इसको आप नाम देते हो किसका, मॉड्यूलस का। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका जो मॉड्यूलस या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी लेंथ को। ठीक है, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ दी लेंथ ऑफ ए वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ ए, वेक्टर गिवन है तो ओ ए का क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड के दो सिंबल्स आप बार यूज़ करते हो तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल, इसको आपने ओ ए वेक्टर को अगर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हो तो फिर उसके लिए आप सिंबल यूज़ करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है कि इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए, दूसरा आपके पास है वेक्टर बी। अभी जो वेक्टर ए होगा वो इक्वल होगा वेक्टर बी के उस वक्त जब ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम हो और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उनकी मीन जो लेंथ है वो भी क्या हो, सेम हो। तो वो आपके पास वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव वेक्टर और ए नल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, सॉरी नल वेक्टर नहीं, सिर्फ नेगेटिव वेक्टर। आपके पास ऐसा वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो उनके बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक वेक्टर ए है, दूसरा एक वेक्टर आपने सेम मैग्नीट्यूड का ड्रा करना है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, माइनस ए से। अभी जो माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट आपके पास है ज़ीरो और नल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, ज़ीरो हो, ऐसा वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वेक्टर ड्रा करते हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर ए है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, ज़ीरो और नल वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर ड्रा नहीं हो सकता, ठीक है, ये आर्बिट्री एक फर्जी होता है जिसको आप सिर्फ एक पॉइंट से डिनोट करते हो, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट आपके पास टाइप है वेक्टर की के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो, वन के इक्वल, तो ऐसा वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड आपके पास वन के इक्वल है तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यूज़ किस लिए होता है, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये एक हेड का सिंबल यूज़ करते हो किसी भी वेक्टर के ऊपर, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर आपने हेड का सिंबल यूज़ किया है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट के करने के लिए आप क्या करते हो, हेड का सिंबल, ठीक है। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आप हेड का सिंबल यूज़ करते हो मीन्स वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देख लेते हैं कि अब आपके पास कोई भी जो वेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर की डेफिनेशन है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन को। इधर से अगर आपने यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर की टाइप है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब ऐसे वेक्टर जो कहीं भी जाके आपस में इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम भी हो सकता है लेकिन अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी जाके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इसकी लेंथ अगर आप डबल कर ले, ठीक है, तो आपके पास 2a के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू है, कहीं भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, पैरेलल। इसी तरह ये -2a है, ठीक है। अब ए 2a और 2a इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स भी आपस में क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो आपके पास आती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो वेक्टर है ए और बी,
अगर जो वेक्टर ए है वो इक्वल है एनी कांस्टेंट टू वेक्टर बी, ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ बी, या बी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ ए के इक्वल है, तो ऐसे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए इज़ इक्वल टू 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 4j प्लस 6k, और एक बी वेक्टर आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेक्टर ए था उसकी वैल्यू गिवन है 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 4j प्लस 6k, तो a इज़ इक्वल टू, इधर से अगर आप 2 को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, a इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब i प्लस 2j प्लस 3k तो आपके पास b वेक्टर के इक्वल है, तो a इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ b। तो ये दोनों वेक्टर्स फिर a और b आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल। बेशक इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल। नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाए, ऐसा वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक आपके पास पॉइंट है, पॉइंट पी, और ये आपके पास ओरिजिन है। अब ऐसी लाइन या ऐसा वेक्टर जो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दे, वो आपके पास जो वेक्टर है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपके पास एक पॉइंट को प्लेन में गिवन है पी। अब वो लाइन जो इस लाइन को ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला ले, ठीक है, पॉइंट पी है, एक लाइन जो इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाती है, तो वो वेक्टर जो है, क्योंकि वो आपके पास एक डायरेक्शन बन जाती है, तो वो वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दे वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर जो है वो आपके पास बेसिकली उस वेक्टर का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। जो आपके पास पॉइंट होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से बेसिकली वो डिस्टेंस होता है। तो पोजीशन वेक्टर इज़ a vector which join any point in a plane or space to the origin is called position vector। अब ये तो आपके पास था फंडामेंटल ऑफ ए वेक्टर। अब कुछ बुनियादी चीज़ें जो वेक्टर के मुतालिक जो आपको बतानी है, एक तो ये है कि आपके पास कोई भी वेक्टर है उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का सिंबल यूज़ करते हो। ठीक है, ए वेक्टर, या इसको आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो। और वेक्टर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास होती है, वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। तो जैसे यूनिट वेक्टर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो आपके पास एक्स वाई जेड स्पेस होती है उसमें आपके पास बेसिकली 3 यूनिट वेक्टर यूज़ होते हैं। एक आपके पास आई यूनिट वेक्टर, उसके बाद नेक्स्ट जे यूनिट वेक्टर, और नेक्स्ट आपके पास के यूनिट वेक्टर। अब ये जो आई यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो के यूनिट वेक्टर है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस के लिए यूज़ होते हैं। अब इस तरह कि जिस तरह आपके पास कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसी तरह आप वेक्टर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इनकी जो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आपके पास वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, बेसिकली आपके पास 3 मेथड आ जाएंगे। एक आपके पास होता है हेड एंड टेल रूल, ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वो आपके पास होता है हेड एंड टेल रूल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी 2 वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा आपके पास गिवन है वेक्टर बी। अगर आपने इन दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए आप हेड एंड टेल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप ऐड आप किस तरह करोगे, तो उसके लिए मेथड ये होगा कि जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए,
उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है और सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर बी। और इनका जो सम है या रिजल्टेंट है वो आपके पास ऐसा वेक्टर होगा जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से और जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ होगा। तो ये आप इन दोनों वेक्टर्स का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा, और उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ए प्लस बी से। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास दो वेक्टर हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, दो से ज़्यादा वेक्टर भी आपस में ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर बी, नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर सी, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद सेकंड वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, उसके बाद थर्ड वेक्टर है कोई, तो थर्ड वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर फिर आपके पास ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ होगा। तो ये आपके पास इन तीनों रिजल्ट वेक्टर्स का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और इसको फिर आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, ए प्लस बी और प्लस सी से। नेक्स्ट वेक्टर एडिशन का दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इफ यू हैव टू एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड टू वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पैरेललोग्राम गिवन है, आप ए बी सी और डी, ठीक है। एडजेसेंट साइड से मुराद ये है कि उनके दरमियान एंगल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, ए बी रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से, सेकंड वेक्टर आपके पास है ए सी रिप्रेजेंट किया जा रहा है सी से। तो इनका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होगा, ठीक है, तो वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल आएगा, और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए प्लस बी से। इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए सी of the parallelogram represent the two vectors a and b, then the diagonal AD represent the sum of vector या represent the resultant of vector a and b। मीन्स आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, ठीक है, ए बी वेक्टर है, नेक्स्ट आपके पास जो ए सी दो वेक्टर्स है एडजेसेंट साइड्स है। तो पैरेललोग्राम की, तो जो इनका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ए डी, वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल आएगा। मीन जो आपके पास जो डायगोनल ए डी होगा वो इक्वल होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी के। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हेड एंड टेल में आपके पास ये था कि दो वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टर जब आपके पास आ जाए, या तीन चार वेक्टर्स आपके पास आ जाए, उनको अगर आपने ऐड करना है तो उनको भी आप हेड एंड टेल रूल के तहत ऐड कर सकते हो। तो उसको आप नाम दोगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये मेथड उस वक्त यूज़ होता है जब आपको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स गिवन हो और उनको आपने ऐड अप करना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक वेक्टर है वेक्टर ए, नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर बी, नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर सी, नेक्स्ट आपके पास कोई भी वेक्टर है वेक्टर डी, ठीक है। आपके पास चार वेक्टर है ए बी सी और डी। अब अगर आपने ए बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये आपके पास ए बी का रिजल्टेंट ऐसा वेक्टर होगा जिसकी टेल ए वेक्टर के साथ और हेड बी वेक्टर के साथ होगा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल। लेकिन अगर आपको ए बी और सी का रिजल्टेंट चाहिए तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ और जो हेड होगा वो सी वेक्टर के साथ होगा। तो ये इस इनके रिजल्टेंट के इक्वल ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए बी सी डी चारों वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो फिर आपके पास एक इनका रिजल्टेंट ऐसा वेक्टर होगा जिसकी हेड लास्ट वेक्टर की हेड के साथ जो टेल है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ होगी। तो ये आपके पास इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ठीक है। ये इस मेथड को आप नाम देते हो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन का। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ए बी सी डी ई एफ इज़ ए रेगुलर हेक्सागन where AB vector represented by small a, BC represented by B, and AC represented by C. Then state the following vector as a scalar multiple of A, B, and C. First part है इसका DE vector, EF, FA, AD and DE.
ठीक है। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आपके पास टोटल 6 साइडें होती है। हर साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल, और हर दो साइडों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 108 डिग्री का होता है। ठीक है। तो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें साइडें जो है, जो एंड पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। 6 साइडेड फिगर है। हर साइड की जो लेंथ है वो दूसरी साइड के इक्वल है, और हर साइड, दो साइडों के दरमियान जो एंगल है वो 108 डिग्री के इक्वल गिवन है। इसमें ये जो आपके पास जो ए बी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल ए से, बी सी को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल बी से, सी डी को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, स्मॉल सी से। अब कहता है कि जो डी ई वेक्टर है इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ई एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ए जो वेक्टर है वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद ये जो ए और डी पॉइंट है, ठीक है, इनको ज्वाइन करके आपने एक वेक्टर बनाना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो बी ई है, बी और ये जो ई पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन करके आपने बी ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में क्वेश्चन है उसने एक हिंट्स दे दिया है कि इन रेगुलर हेक्सागन मैन डायगनल, ठीक है, मैन डायगनल आपके पास ए डी और बी ई, दो मैन डायगनल आते हैं। एक मैन डायगनल जो ए डी है वो कहता है इस डबल द साइड ऑफ बी सी। जो ए डी है इसके जो बिल्कुल पैरेलल साइड है बी सी, इसके क्या है, डबल है। ठीक है। तो आपने डी ई, ई एफ, एफ ए डी और बी ई जो वेक्टर है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास गिवन है ए बी सी डी ई एफ, आपके पास रेगुलर हेक्सागन गिवन है। ए बी जो आपके पास साइड है वो गिवन है ए के इक्वल, बी सी साइड गिवन है बी के इक्वल, और जो आपके पास सी डी साइड है वो गिवन है किसके इक्वल, स्मॉल सी के इक्वल। और फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डी ई वेक्टर की। अब देख ले कि जो आपके पास ए बी और उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है डी ई, ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल। लेकिन आपके पास इनकी जो डायरेक्शन है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए। अब ये जो ए बी और जो डी ई है ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि सारी साइडें इक्वल है। तो ए बी और डी ई की जो लेंथ होगी वो भी आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास आ रही है अपोजिट। जो ए बी है वो डी ई के क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये दोनों आपस में पैरेलल। इसका मतलब है कि ए बी अगर ए के इक्वल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ए के इक्वल ही आएगा, लेकिन फिर इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट। तो आपके पास जो ए डी ई आपने फाइंड करना है, डी ई जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के। ठीक है। डी ई और ए बी दोनों आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर डी ई को आप क्या लिखोगे, माइनस ए बी। ठीक है। माइनस किस लिए रिप्रेजेंट किया है कि जो डी ई और ए बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इधर से आपके पास डी ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी ई इज़ इक्वल टू माइनस, और ए बी किसके इक्वल गिवन है, स्मॉल ए के इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास ए बी और डी ई है इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो सेम होगा, ए के इक्वल ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, माइनस ए से। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है ई एफ की। अब अगर आप फिगर में देखो तो आपके पास ये जो ई एफ और इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है। ये बी के इक्वल है तो ये भी बी के इक्वल ही होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। बी सी और ई एफ की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो आपके पास जो ई एफ वेक्टर आ जाएगा, ई एफ इज़ इक्वल टू माइनस बी सी। ई एफ इज़ इक्वल टू बी सी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, माइनस बी सी से। तो ई एफ इज़ इक्वल टू माइनस बी सी आपके पास गिवन है किसके इक्वल, बी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन था। तो आपके पास जो ई एफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस बी सी के इक्वल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है,
वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ए वेक्टर की। अब फिगर से अगर आप देखो तो आपके पास एफ ए और सी डी दोनों आपस में पैरेलल, लेकिन आपके पास जो एफ ए होगा वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। साइड्स जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। एफ ए और सी डी दोनों, ये भी सी के इक्वल तो ये भी सी के इक्वल ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो एफ ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी के इक्वल। मीन जो आपके पास एफ ए है वो इक्वल आएगा माइनस सी डी के इक्वल। इधर से एफ ए इज इक्वल टू माइनस सी डी की वैल्यू गिवन थी स्मॉल सी के इक्वल, तो आपके पास जो एफ ए वेक्टर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस सी के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है वैल्यू आपने फाइंड करनी है ए डी वेक्टर की, ठीक है। ए और डी, ठीक है, ए और डी को आप आपस में मिला लें। अब क्वेश्चन में उसने एक हिंट्स दिया हुआ है कि जो ए डी है वो बी सी के क्या है, डबल है। मतलब आप बी सी को डबल करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ए डी के इक्वल। तो गिवन था आपके पास जो ए डी है वो बी सी के डबल, तो ये दोनों फिर इक्वल कब होंगे, जब आप बी सी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टू के साथ। तो टू टाइम ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए डी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये ना कि फोर जो है वो टू के डबल है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब सेकंड वैल्यू को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टू के साथ। तो टू टाइम ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। इसी तरह आपको गिवन था कि जो ए डी है वो बी सी के डबल है, तो फिर दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब आप बी सी को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए डी के इक्वल। तो ये हिंट्स में गिवन है। और रेगुलर हेक्सागन में यही कंडीशन होती है कि जो आपके पास मैन डायगोनल है वो अपोजिट जो के पैरेलल साइड होती है उसके हमेशा क्या होता है, डबल होता है। तो ए डी जो मैन डायगोनल था वो टू टाइम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी। अब बी सी तो आपके पास गिवन था क्वेश्चन में बी के इक्वल, तो इधर से ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टाइम ऑफ बी। अब इधर साइन चेंज नहीं होंगे, क्यों, बी सी की डायरेक्शन और ए डी की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। अगर बी सी और डी ए फाइंड करते तो फिर तो ये साइज में डबल पैरेलल भी है, लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट आती, तो फिर इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं माइनस बी से। लेकिन जो ए सी और बी सी और ए डी, ठीक है, दोनों पैरेलल भी है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपके पास इनका फिर साइन चेंज नहीं होगा। तो जो ए डी होगा वो टू टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वैल्यू आपने फाइंड करनी है बी ई की। अब बी ई इस रेगुलर हेक्सागन का सेकंड डायगोनल बन जाता है, बी और ई। जिस तरह उसने फर्स्ट डायगोनल ए डी के लिए हिंट्स दिया हुआ है कि जो ए डी है वो बी सी के डबल, इसी तरह जो बी ई है इसके जो पैरेलल साइड है सी डी या एफ ए, ठीक है, इन दोनों के क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो जो बी ई आपके पास आएगा, बी ई वो इक्वल आएगा टू टाइम ऑफ सी डी के इक्वल, ठीक है। मीन बी ई है वो सामने वाली साइड जो उसके पैरेलल साइड है उसके क्या है, डबल है। सी डी की वैल्यू गिवन है सी के इक्वल। इधर से आपके पास जो सेकंड मैन डायगोनल है बी ई वो आपके पास आ जाएगा टू टाइम ऑफ सी के इक्वल आ जाएगा।